हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर अड्डा। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था 11th और 12th के अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट में हमारा एक पर्पस होता है कि कभी भी हम कोई भी सब्जेक्ट अगर चूज़ करते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो सबसे बड़ा मोटिव होता है कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हों, और अगर हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में उस सब्जेक्ट का क्या यूज़ होने वाला है और हम फ्यूचर में कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ उस एग्जांपल्स में मैंने आपको कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फैक्ट्री हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था कि अगर हम अपनी लाइफ में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स का जो ये सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी कितना हेल्पफुल है आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए। आपको फ्यूचर में कोई भी बिजनेस में अगर आप जाते हो तो अकाउंटिंग एक ऐसा टर्म है जो कि सबसे पहले ही यूज़ होता है। हम कभी भी आपका जब भी हम कभी भी कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो पहले हम कंपनी की बुक्स देखते हैं, पहले उसके अकाउंट्स देखते हैं कि अकाउंट्स में उसका प्रॉफिट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने साल से वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितना उसने डिविडेंड दिया, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देखते हैं अकाउंटेंसी के थ्रू। तो पहले अकाउंट्स को देखना तभी आएगा जब हमें अकाउंट के बारे में खुद नॉलेज होगी और अकाउंट के बारे में खुद थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है। इसे और अदरवाइज जिनको नहीं भी पता होता तो उनके लिए एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपके एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहाँ पे केवल उनकी चीज़ की नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई छोटा इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप हो, शायद उसके साथ कोई ऐसा बंदा जो कि पार्टनरशिप में फर्म बनाया हुआ हो, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट किया हो, तो सबके अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। और ये सारे टर्म्स जब बिजनेस स्टडीज़ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सारे टर्म्स आपको पूरी तरीके से वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे होपफुली। और दूसरी चीज़, लॉकडाउन का सीन है। लॉकडाउन के टाइम पे आपको भी पता है 1 साल हो गए हैं, कोई भी कोचिंग क्लासेस कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसीलिए मैं अपने घर से ही वीडियोस को सेटअप किया हूँ या अपने स्टूडियो से ही, और प्लस कभी कभी अपने रूम से ही आप लोगों की रिकॉर्डिंग, क्योंकि इतना मल्टीपल टास्क होता है, मल्टीपल वर्क होते हैं कि सीए से रिलेटेड जितने वर्क हैं उन्हें भी करने होते हैं, और साथ ही साथ हमें और कस्टमर्स की अगर कोई क्वेरीज होती हैं वो भी सॉल्व करनी होती है। तो इतने टाइम डेडिकेशंस में मेरे और बिजनेस में मुझे हैंडल करने होते हैं, तो इन बिजनेस को हैंडल करने के साथ साथ मुझे पढ़ाना भी होता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही मैनेज कर रहा हूँ। तो बट मुझे लगता है कि होपफुली जो भी ये बैकग्राउंड है जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये सारी चीज़, तो हो सकता है ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा आपको। और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है डिजिटल लेवल पे जितना अच्छे से हो सकता है मैं आप लोगों को स्टडी प्लेटफॉर्म पे पूरा पढ़ाऊंगा। स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको जितना भी आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, नॉलेज यहाँ पे आपको भर भर के मिलेगी। हमेशा बुकिश नॉलेज पे आप डिपेंडेंट मत रहना। मैंने पहले ही बताया, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा। कोई भी टीचर आपको क्योंकि आपको बाद में सीए करना है, सीएस करना है, सीडब्ल्यूए करना है, बाद में सीएफए या तो आपको करना है या आपको मार्क एमबीए के फील्ड में जाना है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन होते हैं कि सर अगर मैं सीए कर रहा हूँ या मुझे कॉमर्स बीकॉम करना है, फिर एमबीए का क्या स्कोप है। सर आप सीए बन गए, सपोज करिए आप सीए बन गए, सीएस बन गए, किसी भी कंपनी में आप चले गए, ठीक है। हो सकता है किसी ऐसी बड़ी कंपनी में आपकी हायरिंग हो गई और वहाँ पे अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप लोगों को जो भी एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया हो सकता है वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करना आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके एमबीए में कवर करती हैं। तो इसीलिए कभी कभी किया जाता है, अगर आप सीए कर रहे हो और सीए आप क्वालिफाई हो जाते हो, जैसे मेरा फाइनल है और होपफुली बहुत जल्दी, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तभी तक पढ़ा रहा हूँ और मेरा भी कंप्लीट हो गया अगर इस 6 महीने में या 1 साल में, तो मैं भी हो सकता है कि एजुकेशन में जो भी आगे का विज़न होगा, क्योंकि एजुकेशन मेरा पैशन है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और आप लोगों को तब सीए के क्लासेस भी, हायर स्टडीज़ में सीए के फाइनल तक की क्लासेस भी हो सकता है टाइम निकालना पड़े मुझे, क्योंकि अभी से ही कुछ सीएस के साथ टाई अप करके मेरा जो बिजनेस चल रहा है मुझे उसको भी कंप्लीट करना रहता है। तो ये सारी चीज़, अब आते हैं हम लोग सीधा अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने चैप्टर के जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था कि अकाउंटेंसी क्या है और अकाउंटेंसी के यूज़ क्या हैं, और आज हम लोग बुक से पढ़ेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगती है। और सीबीएसई बोर्ड के अगर आपको या किसी भी बोर्ड के हो, मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, आप किसी भी बोर्ड के हो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से हो, सब कुछ मैं कवर करूँगा। कॉन्सेप्ट क्योंकि चेंज नहीं होने वाले, अकाउंटिंग की मीनिंग चेंज नहीं होने वाली। और आप किसी भी बोर्ड के हो, जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे Q&A सेशंस में, मैं वहाँ पे आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि जब आप सीए में जाओगे
उसका सीपीटी या फाउंडेशन आप दोगे, सीएस में जाओगे तो आपको बेसिक नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ वही चीज़ आपको सीपीटी में कंप्लीट पड़ेगी। तो ये क्लासेस आप इस तरीके से पढ़ो कि आप 12th नहीं पढ़ रहे हो या 11th 12th की क्लासेस नहीं कर रहे हो, आप सीए बनने जा रहे हो, उसकी प्रिपरेशन अभी से ही कर रहे हो। तो उस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस भी कराऊँगा। तो आप कोई अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे डाउट हमें व्हाट्सएप करो, डाउट की भी क्लैरिफिकेशन करके आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, हो सकता है उसकी वीडियोस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब कब ये आया, इसके क्या जो भी राइट्स हैं उसका कॉपीराइट इश्यूज है, अगर कॉपीराइट कोई इसको पब्लिशर को कोई कॉपी नहीं कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। क्योंकि कोई भी बुक होती है ना, पहले उसका प्रेफरेंस देखना चाहिए कि वो बुक किस पर्पज से बनी है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो बचपन से सिखाया गया है, सीधा हम लोग चैप्टर पे चले आते हैं और चैप्टर पे देखते हैं। पहले ओवरव्यू देखना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक ओवरव्यू नहीं देखेंगे कि उसका पर्पस क्या है, जो मुझे भी नॉलेज है, जो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग है, हो सकता है चैप्टर आप लोगों को लगेगी काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं, यही इसी में टाइम लगता है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गए तो पूरे चैप्टर्स को मैं 30 डेज में ख़त्म कर सकता हूँ। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि आपका सिलेबस हो, वैसे भी आप ऑनलाइन हो, अपलोड करना मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। और आपका जो ट्रैवलिंग जाता है, किसी कोचिंग में ट्रैवल करने का जो टाइमिंग जाता है, दोस्तों के साथ जो घूमने का टाइमिंग जाता है, प्लस टीचर का वेट करने का जो टाइमिंग आता है, वह सब टाइमिंग यहाँ पे आपको बचेगा। यहाँ पे आप लोगों को सीधा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन है, डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे साथ और डायरेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो। कभी कभी मैं आपकी लाइव भी क्लासेस लूँगा जब सेशन होंगे, तो लाइव क्लासेस में टाइम शेड्यूल उस तरीके से मैं मैनेज कर लूँ, तो लाइव क्लासेस में भी आप अपने डाउट अपने प्रॉब्लम्स जो सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। अब बताता हूँ मैं यहाँ पे जो इसका फॉरवर्ड है, ये क्या बताया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 एक कमेटी थी। उस कमेटी ने देखा कि चिल्ड्रंस की जो लाइफ होती है और जब वो घर जाते हैं, उस घर पे उनकी जो लाइफ होती है वो एकदम पूरी तरीके से को रिलेटेड होती है। और स्कूल की जो लाइफ होती है, स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो अपने स्कूल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अपने रेफरेंस बुक चलाते हैं और अपने हिसाब से वो पढ़ाते हैं। बट बच्चों को क्या होना चाहिए कि एक फ्रीडम होना चाहिए, कि खुद का एक स्पेस होना चाहिए जिस स्पेस को वो यूज़ करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। तो इसी पर्पज से उन्हें कुछ सेल्फ जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, उस प्रैक्टिकल वर्ल्ड की नॉलेज एजुकेशनल स्ट्रीम में शायद जब वो अपने कॉलेज में होते हैं शायद नहीं दिया जाता, अपने स्कूल्स में होते हैं, क्योंकि उन्हें उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है जो उनके क्लासेस में आने वाला है। तो इसी पर्पस को देखते हुए आपके नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क कमेटी है 2005 में, उन्होंने ये बुक रिकमेंड किया। रिकमेंड करने के बाद उन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को फॉलो करते हुए ये सारे फ्रेमवर्क तैयार किए, फिर ये बुक्स बनाई। आज देखो आप जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी है, वो एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को अच्छे से डाउट क्लियरिंग होता है, उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच मिलते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और दूसरी बात, अगर आपको ये बुक डाउनलोड करनी है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने ये लिंक लिखा है। और मैंने एक और बुक यहाँ पे सजेस्ट की है जिस बुक को आप लोगों को परचेज करना है, वो रेफरेंस बुक है। वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, बहुत महंगी नहीं है, आप वहाँ पे जाके बाई कर लो उस बुक को। और जब भी कोई डाउट होगा, जो भी एक्सप्लेनेशन मुझे एक्स्ट्रा देनी होगी, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके साथ शेयर करनी होगी, उन बुक्स को जरूर आप बाई कर लो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वही आपका फ्रेमवर्क तैयार करेगी, आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो कॉलेज का और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड, उनको पूरा इंटरेक्ट करने के लिए, उस वो एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए बच्चे फ्रीडम हो कि कोई एक बुक्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या और अपनी न्यू आइडियाज जनरेट करने के लिए। तो एनसीईआरटी की बुक इसी पर्पस को देखते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने एनसीईआरटी की बुक को जनरेट किया है और उन्होंने पब्लिश किया है। यही पूरा इस फ्रेमवर्क में बताया गया है। और यहाँ पे दिया गया कि किन किन लोगों का अपना योगदान रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इग्नू के, प्रोफेसर आर के ग्रोवर हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं।
और ये डायरेक्टर जो इस बुक को जो पब्लिश हुआ है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो NCERT का फुल फॉर्म है। अब 20 दिसंबर 2005 में आया था, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम इसे अपडेट किया गया, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी हम लोग लेटेस्ट बुक से पढ़ रहे हैं, और यहाँ जितने लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस बुक में, अपना जो पूरा 100% दिया है, उस बुक के बाद इस बुक में उन सभी का नाम लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, AK बंसल रीडर हैं, लेक्चरर हैं आपके रामजस कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अमित सिंघल, अश्विनी कुमार काला, ये सारे उनके नाम से जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिनकी एक कमेटी होती है, उन कमेटी के साथ बैठ के इन्होंने डिसाइड किया होगा, बच्चों के प्रॉब्लम्स को देखा होगा, उसके बाद ये सॉल्यूशन पे आए होंगे। तो चलिए टॉपिक ओवर करते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें इस बुक में क्या पढ़ना है, और उस बुक की जो नॉलेज है इस बुक के हिसाब से नहीं, बल्कि हमें जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्या क्या हमें चाहिए, उसके हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। और कोई भी बुक अगर जहाँ पे एजुकेशन की बात आती है, तो वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही हर इंसान को अपने पढ़ने का अधिकार दिया है, और वो अधिकार कैसे मिला है, क्यों मिला है, इसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है, तो जो स्टोरीज मैंने लिखी हुई हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज, वहाँ पे आप जाइए प्लेलिस्ट में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और इतनी परेशानियों से हो करके उन्होंने 32 से ज़्यादा डिग्रीज हासिल की, इतना पढ़ाई किया उन्होंने, और इतनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, जो कि उन्हें पढ़ाई उस समय नसीब नहीं हो सकती थी, बहुत मेहनत की उन्होंने, पूरे समाज की जो रीतियां हैं उनको चेंज किया, इतना स्ट्रगल किया, उन स्ट्रगल को वो कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ये रूल्स बनाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि पढ़ने का अधिकार हर किसी को है, न्याय पाने का अधिकार, देखिए जस्टिस, न्याय पाने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो सोशल नेचर का हो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, कोई भी बंदा हो। लिबर्टी, हर किसी को बोलने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है, मंदिरों में जाने का अधिकार है, उसी तरीके से पढ़ने का भी अधिकार दिया गया है। इक्वालिटी, हर कोई समान है। हालांकि अगर रिजर्वेशन देखा जाए तो वो चीज़ें इस चीज़ को अप्लाई नहीं करती, लेकिन मैं भी इन सब के खिलाफ हूँ, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये सारी चीज़ें बदल जाएं। उन्होंने इसी पर्पज से रिजर्वेशन लाया था कि आने वाले 10 सालों में बहुत से ऐसे दबे कुचले लोग रहते थे जिन्हें ऊपर आने ही नहीं दिया जाता, तो उस समय के हिसाब से उन्होंने लाया, लेकिन आज उसका मिसयूज हो रहा है, और हम लोग भी बोलते हैं कि 33 नंबर पाने वाला यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, और जो 70-80 मार्क्स लाता है उसके नहीं होते। तो वो है, कुछ लोगों ने उसको गलत यूज़ किया, जो कि बात अलग है, लेकिन जिस हिसाब से वो लाया गया था वो पर्पस दूसरा था, वो ज़रूरतें उस समय दूसरी थी, क्योंकि उस समय जो नीचे तबके के लोग रहते थे उन्हें उठने ही नहीं दिया जाता था, उन्हें बहुत गिरा के, बहुत डाउन करके रखा जाता था, उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ की। और फ्रेटर्निटी, क्योंकि और इसका मतलब ये है कि कितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया कि हम लोग कितने भी रिलीजन हैं हमारे इंडिया में, सब एक साथ हो के रहते हैं, इसीलिए हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोसाइटी बोला जाता है हमारे इंडिया। और यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 26 नवंबर 1949 में आपका स्टार्ट हो गया था, जो कि अप्लाई किया गया था। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर्स क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यहाँ पे हम अकाउंट के बारे में जानेंगे, अकाउंट्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। नोट करते जाइए आप लोग, और नोट तभी करिएगा जब मैं चीज़ें सारी बोल दूं, उसके बाद पॉज करिएगा, पहले आप सुनिए, ठीक है। आप एक मैं पढ़ाने का तरीका बताऊँ, आप एक कॉपी लीजिए, ठीक है, स्पायरल नोट्स होगी, आपकी क्लासमेट की कॉपी होगी या जो भी होगी, इस तरीके से आप कॉपी ले सकते हो अपनी, या आप क्लासमेट की कॉपी है या जैसी भी कॉपी है। आप बहुत मेहनत मत करना, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर अपना बनाना, वही आपके सीए के फाउंडेशंस में, सीएस में, किसी भी इंट्रेंस की तैयारी में, या इंटर के बाद जब आप किसी भी कॉलेज वगैरह का इंट्रेंस देते हो, तो उन सब में आपको अगर अकाउंट्स वगैरह आता है तो बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। और कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और सिलेबस तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, नॉलेज इतना दूंगा, और सिलेबस कवर करने की आप टेंशन मत लो, सिलेबस इतनी तेज कवर होगा कि आप भी बिलीव नहीं करोगे, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग, फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बाद अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मतलब अकाउंटिंग जो हमें मिलती है, ठीक है, तो अकाउंटिंग का यूज़ कौन कौन करता है, वो कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए, जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में किसी
कंपनी के बारे में जानना है कि वो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है कि ख़राब परफॉर्म कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको जानना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप कैसे यूज़ करोगे आपके अकाउंटिंग रिसोर्सेज को, वो सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या रोल होता है, जो कि बेसिक मैंने बताया है। अब इसको डिटेल में जो बुक में दिया गया है उसको देखेंगे। और बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपको पता करनी चाहिए, जैसे डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। और इन टर्म्स को आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स धीरे धीरे आते 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 आपको याद हो जाएंगे। ये कॉमर्स की टर्म्स हैं कि लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वेजियस क्या है, ठीक है। और जीएसटी वगैरह के बारे में, कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, उसका लेजर कैसे मेंटेन करना है, ये टर्म्स वगैरह जो बेसिक टर्म्स है वो सारे अकाउंटिंग। फिर दूसरा चैप्टर हम लोग का जो सबसे ज़्यादा नॉलेज देगा, थ्योरी एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो कि अब चेंज हो गया है। अब ये IFRS काफ़ी जगह पे स्टैंडर्ड लगने लगा है। देखिए, इंटरनेशनल ये एक बॉडी है, ठीक है। हमें अकाउंट, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि हमारा जो अकाउंट है वो इंटरनेशनली बेस्ड है। मतलब जो अकाउंट आप यहाँ इंडिया में पढ़ रहे हो, आप वही चीज़ आप जाके अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप CPA करना चाहोगे, वहाँ पे पढ़ोगे, तो आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे चेंज मिलेगा। वही प्रिंसिपल्स आपके, डेबिट उसी तरीके से होगा, क्रेडिट उसी तरीके से होगा, वही फॉलो आपका। जहाँ पे अकाउंट्स को बहुत पूजा की जाती है अकाउंटेंट्स को, आप न्यूजीलैंड चले जाओ, न्यूजीलैंड में भी वही प्रिंसिपल लागू होते हैं। चाहे आप दुबई में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लागू कर रहे हो, तो सब जगह अकाउंटिंग के प्रिंसिपल उसी तरीके से हैं, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। क्योंकि ये इसलिए बनाया गया, क्योंकि देखिए एक जगह का बिजनेस, जैसे आप दुबई के कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, जैसे एक बड़ा बिजनेस है, जैकमा का एग्जांपल ले लेते हैं। उनकी जो कंपनी मल्टी वर्ल्ड में, मल्टी कंट्रीज में बिजनेस करती है। तो अगर ऐसा होता कि अगर एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक तरीके से रूल नहीं बनाया गया होता, तो वहाँ पे जिस तरीके से अकाउंट बनाते हैं और इंडिया वाले उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो उसके बिजनेस में कैसे पैसा लगाते। अब तो फैसिलिटी हो गई है कि आप बाहर के स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकते हो, अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो। तो पहले आपको अकाउंट्स देखना, तो पता लगा वहाँ के रूल्स ही अलग थे, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट चल रहा है, वहाँ पे कोई और लैंग्वेज चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे पैसे नहीं लगाओगे ना। तो इसीलिए जनरली ये गैप बनाया गया है, GAAP, जनरल जनरली आपके एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स है, प्रिंसिपल है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके से लागू किए जाते हैं। अब ये चेंज हो गए हैं, अब IFRS हो गए हैं। वो आप जब CA में जाओगे, और वो भी CA के जब फाइनल में आप आओगे, तब आप लोगों को उसके बारे में पता चलेगा मैक्सिमम डिटेल में। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको नॉर्मली पता रहते हैं, ठीक है। और बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग हमें करनी है भैया, हम लोगों ने बेसिक जान गया है कि हम लोग अकाउंटिंग की मीनिंग जान गए, इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल क्या है। अब हमें पता तो चलना चाहिए कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें अकाउंटिंग वगैरह कैसे करनी है, ठीक है। अब आपको सीखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे अकाउंटेंट बनोगे, यहाँ पे आप लोगों को मैं बेसिक बताऊंगा, यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट रहोगे, और यहाँ पे आप लोग अकाउंटेंट बनोगे। और यहाँ पे आने के बाद आप अकाउंटेंट बन के अपना बैलेंस शीट मेंटेन करना शुरू कर दोगे, और बुक्स को पढ़ना शुरू कर दोगे, जो कि अकाउंटिंग बुक होती हैं उनको पढ़ना शुरू कर दोगे। ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। फिर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किस बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस एक तरीके से इसी का प्लेटफॉर्म है। गैप में जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, उसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करके हमें चेक करना होता है, अकाउंटिंग करनी होती है, वो सारी चीज़ बताएगी। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, देखिए बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन हुआ, उसने अपना सेल और परचेज बना दिया कि भैया इतने का बिका, इतने का मैंने राम को बेचा, इतने का मैंने श्याम को बेचा, इतने का मैंने कैश में बेचा, इतने का मैंने उधार में बेचा, इतना मैंने टैक्स दे दिया। वो एक जगह पे बही खाता, जो मुंशी होते थे ना पहले टाइम पे, आप भी मुंशी ही हो, अपने आप को मुंशी समझो। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, अगर आप कॉमर्स सिलेक्शन ले रहे हो, तो आप अपने आप को एक व्यापारी समझो, कि अब आज से आप एक व्यापारी हो। एक एक रुपए बचाना शुरू कर दो, एक एक चीज का हिसाब करना शुरू कर दो, आप एक व्यापारी समझने लगो अपने आप को। क्योंकि बहुत से लोग होंगे अपने आप को बिजनेसमैन कल बनाएंगे, बहुत से लोग होंगे अपने प्रैक्टिस करेंगे, बहुत से हैं अपना खुद का कोई कोई अदर चीज़ है, अपने पापा का बिजनेस हैंडल करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत लोग हैं ऐसे
जो आप लोगों में से ही निकल के आएंगे, तो उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन लोगों ने बता दिया कि इतना मैंने उधार में माल बेचा, इतना टैक्स लग गया, इतना मैंने भाड़ा दिया, इतनी ये सारी चीज़, तो अब उसको एंट्री कैसे करनी है। हमने रूल्स भी पढ़ लिए इसके ऊपर, सेकंड चैप्टर में हमने रूल्स भी पढ़ लिए, अब थर्ड चैप्टर में हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, जो कि एंट्री हमें, आप लोगों को पता होगा बिजी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टैली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें भी एंट्री की जाती है। तो अगर आप इसको समझ लोगे एक बार, तब आप आराम से टैली पे भी वर्क कर सकते हो, आप बिजी सॉफ्टवेयर्स पे भी, और जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हो सारे सॉफ्टवेयर्स पे आप बहुत आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों का दुनिया शुरू हो जाती है, शुरू तो पहले से हो जाती है, क्योंकि जब तक बच्चे को बेस नहीं पता होगा, जब तक उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बेस पता चल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कैसे अकाउंटिंग करनी है, फिर उसके रिकॉर्ड्स कैसे, मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या बनता है, आपके कैश बुक बनते हैं, परचेज, सेल्स लेजर, जनरल प्रॉपर बनता है, ठीक है, और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, या अकाउंट का जो ट्रायल बैलेंस है वो कैसे बनेगा, ये सारी चीज़। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होगा कि आप जो भी चीज़ रिकॉर्ड करोगे वो सही ही होगा, कभी कभी उसमें गलतियां होती हैं, उस गलतियों को कैसे पकड़ना है, वो गलतियां अगर अधूरी हो गई हैं अकाउंट्स, तो आप कोई वर्क कर रहे हो एज अकाउंटेंट, आधा छोड़ के आप चले गए, तो दूसरा बंदा उसे रेक्टिफाई कैसे करेगा, या किसी ने आपको आधे, किसी दुकान पे, किसी शॉप पे, या किसी फैक्ट्री में कोई बंदा आधे काम करके छोड़ के चला गया, तो उसको कैसे रिकनसाइल करोगे, सही करोगे, अधूरे हैं तो उसे कैसे कंप्लीट करोगे, ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगी। फिर वही ट्रायल बैलेंस से कैसे आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो भी गलतियाँ उसे कैसे ठीक करना है। और डिप्रिशिएशन, यहाँ पे जो भी फिक्स एसेट्स होती हैं, हर साल वो फिक्स एसेट धीरे धीरे डिप्रिशिएट होती जाती हैं, कॉन्सेप्ट मैं पूरा आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करूँगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका यूज़ तब होता है जब आप किसी को उधार देते हो माल, ठीक है, या किसी को आप कोई पैसे नगद उधार देते हो, वो आपको प्रॉमिस करता है कि इतने दिन बाद मैं आपको इतने रुपए लौटा दूंगा, तो इसका बिजनेस वर्ल्ड में कैसे यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को चैप्टर 8 आप लोगों को 11th में पढ़ना है, ठीक है। और 12th में अगर यही चीज़ देखो, 12th में आप लोगों को कुछ चैप्टर और बढ़ जाते हैं, तो उसका भी मैं आप लोगों को जब 12th की वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि देखिए, लॉकडाउन का सिनेरियो है, लॉकडाउन की सिचुएशंस है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा, कोई ऐसा कुछ आने वाला है, आप घर में हो, आप पढ़ाई बहुत इत्मीनान से करो, उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, खुशी मत मनाइए। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों को एग्ज़ाम्स अगर पोस्टपोन हो जाते हैं या एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं, तो वो खुशी मना रहे हैं। सर, जितना आप खुशी मना रहे हो, कल को आप जब किसी कंपटीशन में बैठोगे उतना ही आप रोओगे। कंपटीशन में आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए आप बीकॉम कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और जब वो नौकरी पे जाते हैं तो ऐसे टफ टफ एग्जाम्स होते हैं कि जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और कहते हैं कि हमें आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है क्वेश्चंस और हम इस चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं, ये इसीलिए होती हैं क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। और मैं इसीलिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रॉपर नॉलेज के साथ पढ़ो, और कभी भी किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए मत पढ़ो। हमेशा पढ़ो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, आपको उसके बारे में ये पता होना चाहिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, उसके बारे में प्रैक्टिकल आपको अप्रोच पता होना चाहिए। और जब तक आपको उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं पता होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप आगे में सक्सेस हो पाओगे। तो एकदम जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करो, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे बेसिक मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपको अपने सिलेबस में पढ़ना क्या है। इसी तरीके से जो भी वीडियोस हैं वो डेली के डेली बेसिस पे आप लोगों को अब अपलोड होती जाएंगी चैप्टर के वाइज, और आप लोग उसको पढ़ते जाइए, और अपने रिवीजन नोट्स भी बना लीजिए, और साथ ही साथ हमने जो आप लोग को पढ़ाया है उसके नोट्स बनाते जाइए, उसे नोट डाउन करते जाइए, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं रियली बता रहा हूँ, फ्री का कंटेंट समझ के मत पढ़िए। आप लोगों को जो नॉलेज मैं प्रोवाइड करूँगा वो आपके लिए बहुत सफिशियंट होगी, आपके किसी भी कंपटीशन में आपको वो बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको किसी बड़ी फैकल्टी में 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी इतनी सी रिक्वायरमेंट है, जो बुक्स मैं बोलूँ उस बुक्स को आप बाई कर लो, बहुत महंगी नहीं है। और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सर्कल्स में आप इस वीडियोस को शेयर करो, उनसे बोलो ये सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है,
एग्ज़ाम में आप लोगों के कौन कौन से अदर बुक्स हैं, किससे पढ़ाई करनी है, वो उन सब में एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम तक में मैं आप लोगों को पूरे 1 साल का जो कोर्स होगा उसके 2 से 3 दिन के रिविजनरी क्लास भी चलाऊंगा। आप उसको भी बैठोगे तो आपको तब भी आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।